हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आइस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी उसके तहत एनसीईआरटी की कक्षा 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर है नगरीय जीवन का आरंभ, यानी कि भारत में अर्बनाइजेशन हिस्ट्री में कैसे हुआ उसको लेकर के, यानी कि नगर कैसे विकसित हुए उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? देखिए, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का जो सीरीज शुरू की है उसमें आपको मैं बता दूं कि मैंने अन्य लोगों की तरह केवल कुछ एक बॉक्स बना करके कुछ खास पॉइंट को डिस्क्राइब करके 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ देने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं चाहता हूं हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन के अर्थ को आपको समझाया जाए, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी का जो सही तथ्य है, जो सही कंटेंट है, जो सही सार है, वो निकल के आप तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि उसकी एक एक चीज को आप समझें और अपना जो बेस मजबूत करना है उसको मजबूत करें। एक्चुअली में एनसीईआरटी पढ़ने का पर्पज ही यही है कि हम उसका बेस मजबूत करें, ना कि केवल उसका ओवरव्यू लें। तो ये केवल ओवरव्यू नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस है, यानी कि कहा जाए कि पूरा विस्तृत क्या है, विश्लेषण है एक एक चीज का, एक एक कंटेंट का। ठीक है ना? मैंने पिछले चैप्टर का क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, उसका मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर लिख करके मुझे भेजेंगे। ठीक, अगला जो चैप्टर है वो मैं आज डिस्कस करता हूं, नगरीय जीवन का आरंभ। तो नगर कैसे विकसित हुए, इसमें पहले देखेंगे इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो पहले एक ओवरव्यू। देखिए, जनरली क्या होता है कि उन क्लासेस में जो ओवरव्यू या एनसीईआरटी की क्लास लेते हैं उनमें इसी पॉइंट को बस केवल यहीं पर हल्का 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 डिफाइन कर देते हैं, जबकि मैं इन सब चीजों के एक एक पैराग्राफ के एक एक लाइन को डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। ठीक है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दी गई है कि यानी कि नगरीय जीवन का आरंभ कैसे और किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, उनमें कौन कौन सी चीजें थी। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दूसरा है परिवेश, यानी कि उसका उस समय का जो वातावरण है, आसपास की जो चीजें हैं वो कैसी थी। तीसरा नगर और भवन, यानी कि बिल्डिंग्स और सिटी कैसे डेवलप हुए, कैसे कैसे थे। चौथा उसके मकान, आम लोगों को जो रहने के मकान है वो कैसे थे। और लोगों का जनजीवन, लोग कैसे रहते थे, जैसे उनका भोजन क्या था, फूड, उनके वस्त्र क्या थे, मनोरंजन और खिलौने क्या थे, उनके एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं, व्यवसाय धंधे यानी कि काम क्या क्या करते थे, व्यापार क्या था, और धर्म के बारे में उनकी लोगों की राय कैसी थी और क्या कहां तक वो पहुंच चुके थे, इसके बारे में। और अंतिम जो पॉइंट है वो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन, या हड़प्पा संस्कृति का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में एक जानकारी दी हुई है। तो इस पर हम एक एक पूरे इन चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि केवल छठी क्लास की एनसीईआरटी नहीं है, बल्कि जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल है उन लोगों को तो एनसीईआरटी की इस सीरीज को जरूर आपको लोगों को देखना चाहिए। हकीकत यह है कि वो लोग भी इसको ओवरव्यू पढ़ के निकल जाते हैं। अगर रियली में आप लोगों ने इन एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबों को अपने ढंग से अध्ययन कर लिया तो आपके ऑप्शनल में 50% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, अगर इन सब चीजों को ढंग से कवर कर लिया तो। सोचिए, ऑप्शन लेवल की सारी चीजें हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर का वही इसमें दिया हुआ है, किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है। क्लियर? तो इस चीज को हम देखते हैं। चलिए सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले दिया हुआ है, पहला पैराग्राफ या पहला जो पॉइंट है कि वो है गांव से नगर का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से आप लोगों के गांव विकसित हुए आदिम जीवन में। तो वही छोटे छोटे गांव बड़े गांव में विकसित होते चले गए। वो कारण क्या थे वो हम देखेंगे, कैसे कैसे हुए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि बड़े गांव विकसित होंगे तो क्या होगा, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। ये तो आप जानते हैं, बिना जनसंख्या के बढ़े आपके गांव विकसित हो सकते हैं, बड़े गांव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी और नए नए धंधे विकसित होंगे। क्यों? नई मांग के अनुसार ही लोगों के उनके जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए उन्हें उत्पादन करना पड़ेगा, नई नई डिमांड खड़ी होंगी। ठीक, इसीलिए इस काल में जब गांव बड़े गांव हो गए तो बड़े गांव की एक नई व्यवस्था उस समय उभर करके आई, वो थी आपकी सामाजिक वर्गीकरण।
कर्म पर आधारित। कैसे? सब लोग बड़े गांव में तो रहते जरूर थे, लेकिन देखिएगा, क्या सभी लोगों को खेती करने की आवश्यकता है? नहीं। क्या सभी लोगों को अपने बढ़ई का काम करने की जरूरत है? क्या सभी लोग अपना औजार बनाएं? क्या सभी लोग अपने मिट्टी के बर्तन बनाएं कुम्हार की तरह? सभी लोग अपने कपड़े बुनें? सभी लोग अपने आभूषण बनाएं? नहीं। बल्कि उन्होंने क्या किया, समाज का वर्गीकरण कर लिया इस तरीके से कि कुछ जनसंख्या केवल कृषि का कार्य करेगी, कुछ लोग केवल बढ़ई का काम करेंगे, कुछ लोग केवल औजार बनाएंगे, कुछ लोग कुम्हार का काम करेंगे, कुछ बुनकर का काम करेंगे, कुछ आभूषण बनाने का काम करेंगे। ये मीन्स सोशल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। मीन्स इतनी पॉपुलेशन है, ये आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी, ये आपके इक्विपमेंट्स बनाएंगे, ये आपके कुम्हार हैं, ये बर्तन बनाएंगे, इतने लोग मिलकर के कपड़े बुनेंगे, इतने लोग आपके क्या करेंगे, अन्य कार्य करेंगे। इस तरह से समाज का अलग अलग वर्गीकरण हो गया। ठीक, यानी कि सभी लोग सभी कार्य नहीं करेंगे, बल्कि एक एक समुदाय अपना अपना कार्य को करेगा। इससे क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन भी होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति, एक पूरा परिवार या कुछ लोग मिलकर केवल एक ही काम करना है, तो स्वाभाविक सी बात है उनमें स्पेशलाइजेशन आएगा, विशेषीकरण। और इस व्यवस्था को कहते हैं जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था मतलब कृषक अब वहां पर खेती जो करेंगे वो सबके लिए अनाज पैदा करेंगे, बढ़ई सबके लिए औजार बनाएगा, बढ़ई सबके लिए बर्तन वो काम लकड़ी के औजार बनाएगा, औजार बनाने वाला सबके लिए औजार बनाएगा, कुम्हार सबके लिए बर्तन बनाएगा। इस तरह से जजमानी व्यवस्था है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, यानी इसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर गांव, सेल्फ डिपेंड विलेज। यानी कि उन्हें किसी अन्य व्यवस्था की, अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। और ये क्या करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का कार्य करते हैं। यानी कि किसान अनाज देता है तो बाकी सबसे कपड़े लेता है, बर्तन लेता है, औजार लेता है, लकड़ी के अन्य सामान लेता है। उसी तरह से बुनकर सबको कपड़े देता है तो सबसे अपने अपने मतलब का सामान लेता है। क्लियर है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर जजमानी व्यवस्था आधारित थी। गांव में आज भी देखते होंगे कि हमारे पुराने समय में, दादा दादा के टाइम पीरियड में, जैसे कपड़े धुलने जाते थे तो धोबी पैसे नहीं लेता था, बल्कि सीजन पर फसल से अनाज लेता है। लोहार हमारे सारे पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक हमारे जो औजार हैं, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, खुरपी है और तमाम तरह के जो औजार है उन पर धार रख कर देके जाता है, उनको सही करके देके जाता है, लेकिन पैसा नहीं लेता, बल्कि आकर के क्या करता है, सीजन पर अनाज लेकर के जाता है। क्लियर? उसी को कहते हैं जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। अब इसमें जब स्पेशलाइजेशन होने लगा, स्पेशलाइजेशन होने के साथ साथ एक चीज और भी थी कि बड़े बड़े गांव हुए तो जमीन का अच्छा खासा विकास हुआ, तो यहीं पर हर व्यक्ति का क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष का उत्पादन। यानी किसान के पास भी जरूरत से ज्यादा अनाज है, बढ़ई के पास भी ज्यादा बर्तन है, औजार बनाने के पास वाले के पास औजार है, कुम्हार के पास बर्तन है, बुनकर के पास कपड़े ज्यादा हैं, आभूषण बनाने के वाले के पास आभूषण ज्यादा है। तो ये क्या है, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन ने क्या किया, व्यापार का विकास किया। अब एक गांव दूसरे गांव, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ आपस में लेन देन कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग में एक तरीके से ये गांव के बीच का, गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव के बीच में व्यापार का विकास हुआ। और धीरे धीरे यही व्यापार से जो बड़ा गांव विकसित हुआ वो धीरे धीरे क्या बन गया, नगर बन गया। तो अब समझ में आ गया कि गांव से नगर का विकास कैसे हुआ, अधिशेष उत्पादन से सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण से स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण, विशेषीकरण से अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन से व्यापार और व्यापार से नगर, क्योंकि व्यापारी कहां रहेगा, गांव में तो नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये चीज अब बात आती है कि नगरीय सभ्यता क्या होती है। जब नगर का विकास हो जाता है तो नगर में ही एक सभ्यता का विकास होता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी लोग अपना व्यापार का लेन देन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो अपनी एक लिपि का विकास करते हैं। लिपि के विकास से ही क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो अपना जो ज्ञान है अपने आने वाली जनरेशन को देते हैं। इस तरीके से वहां पर उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ज्ञान का प्रसार होता है, नॉलेज एक्सपेंड होती है, नॉलेज ट्रांसफर होती है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। क्लियर? तो सभ्यता के लिए सभ्य होना जरूरी है, और सभ्य तभी माना जाता है जब वो अपनी जो नॉलेज है, अपना ज्ञान है, उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो सभ्य उसी को कहते हैं। और इसी समय क्या हुआ, शिल्प की विशेषज्ञता,
क्योंकि वो पहले से ही एक कार्य के विशेषज्ञ होने लगे, तो शिल्प की विशेषज्ञता होने लगी तकनीकी उन्नयन के कारण। यानी कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से क्या हुआ, उनके जो कर्म हैं वो उस विशेषज्ञता हासिल करने लगे, स्पेशलाइजेशन। इसी समय जब तुम पर उनके पास नॉलेज होने लगी, तकनीकी अच्छी होने लगी, तो प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जैसे नदियों पर बांध बनाना, जमीन के नीचे से सोना चांदी निकालना, बात समझ रहे हैं, बाढ़ के पानी को कहीं और मोड़ देना। इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी समय लेखन से व्यापारिक विकास हुआ, जो लिपि विकसित हो गई, उसी से दूर दराज के क्षेत्रों में लेन देन का काम शुरू हुआ, तो अपना अकाउंटिंग का काम शुरू हो गया, तो दूर दूर तक व्यापार का विकास होना शुरू हुआ। इसी समय गांव में एक चीज और भी हुई, जिसको हम सभ्यता के तहत कहते हैं, जब सभी लोग मिलकर अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी का बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है, किसी का बिजनेस कम बढ़ रहा है। इससे समाज में एक आर्थिक भिन्नता यानी कि इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक भिन्नता की शुरुआत हुई। यानी कि समाज में जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब चीजें शुरू हुई, तो वो भी इसी समय शुरू हुआ। क्योंकि नगर की ये विशेष बात है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन आते हैं, जो व्यवसाय दूसरा करता है, एक के पास कम आते हैं। इस तरह से आर्थिक भिन्नता होती है, और जब आर्थिक भिन्नता होती है, सारी चीजें होती है, तो नगर विकसित होता है। नगर में सभी लोग मिलजुल करके रहें, कोई किसी का समस्या ना बने, इसके लिए सामाजिक कानूनों का विकास किया जाता है। यानी कि सामाजिक कानूनों का विकास, आर्थिक भिन्नता, लेखन से व्यापारिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, शिल्प की विशेषज्ञता और लिपि का विकास, ये एक नगर सभ्यता के अनिवार्य तत्व हैं। यानी कह सकते हैं कि बताइए कि एक नगर सभ्यता के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो इससे हमको ये पता चलता है। क्लियर है? इससे हमें इसका पता चलेगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कैसे? तो ये रहे आपके पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में भी और मेंस में भी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन वाज द अर्बन सिविलाइजेशन। अब ये पॉइंट दे रखे, इनमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, यू कैन डू। क्लियर? तो ये आपका है। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो तो था एक कॉमन फीचर्स किसी भी सभ्यता, किसी भी चीज के बारे में। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। यह भारत की सबसे प्राचीन नगर की सभ्यता है और प्राचीन नगर की खोज हुई, प्राचीन नगरी सभ्यता है। और यहां पर सबसे प्राचीन नगर की खोज हुई। वो नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में। ठीक है ना? और इस क्षेत्र में, इन नदियों के क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई, उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में थी। बाद में जाकर के अन्य नगरों की खोज हुई जो सिंधु क्षेत्र से बाहर थे। ठीक है ना? अन्य नगरों की खोज हुई, लेकिन उनकी संस्कृति और सभ्यता सब एक जैसी थी। बात भी समझने की कोशिश करना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर के क्षेत्रों में भी इसी के जैसे नगर मिले जिनकी संस्कृति और सभ्यता एक जैसी थी। जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत में, जैसे पंजाब में रोपड़, गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आपका क्या कहते हैं आलमगीरपुर, ठीक है ना, महाराष्ट्र में दैमाबाद। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां से इनके स्थलों की खोज हुई और ये संस्कृति के मामले में एक समान थे। अब बात आती है कि अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है तो ये सिंधु घाटी तक सीमित होनी चाहिए। इसीलिए लोगों ने, इतिहासकारों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों? क्योंकि यह केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिंधु नदी के बाहर भी यह सीमित थी, फैली हुई थी। इसीलिए उन्होंने जहां पहला स्थल की खोज हुई हड़प्पा, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो आज इसका वास्तविक और सही नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे तो अधूरा है, क्योंकि यह सिंधु नदी तक ही नहीं बल्कि सिंधु नदी के बाहर के क्षेत्र में भी फैली हुई है, जहां पर सिंधु नदी नहीं बहती। क्लियर? चलिए, अब इसका विस्तार कहां कहां है देखिए। पाकिस्तान में, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब में, भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए सिंधु नदी आपकी देखिए ना तो राजस्थान में बहती है,
न महाराष्ट्र में, न गुजरात में, न उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में तो एक बार को हम कह सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदियां बहती होंगी, बट इन राज्यों में कहीं पर भी सिंधु और उसकी सहायक नदियां नहीं बहती, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि यह सभ्यता बहुत विकसित थी और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अब ये विकसित कैसे थी? विस्तृत तो थी, ये तो इसका हमें पता चल गया कि कहां कहां इसका विस्तार है, लेकिन ये विकसित सभ्यता थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, कैसे? कैसे इसको देख सकते हैं? सबसे पहला तो उन्नत जीवन, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा माना जाता है। सेकंड, वहां पर जो नगर निर्माण का विकास हुआ वो योजनाबद्ध है, प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छा वहां का योजनाबद्ध नगर की व्यवस्था है। थर्ड पॉइंट है उचित प्रबंधन व्यवस्था, यानी उन सभी शहरों की व्यवस्था एक जैसी है, इसका मतलब वहां का मैनेजमेंट कैसा होगा? बेहतरीन, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। चौथा है वहां की मनोरंजन और चिंतन का समन्वय, वो मनोरंजन भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें योगी और साधु की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनसे हमें लग रहा है कि वो चिंतन कर रहे हैं और मनोरंजन के साधन भी हैं। और पांचवा जिसे हम विकसित सभ्यता कह सकते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि का विकास। अगर आप लोग मेंस के परीक्षा में भी अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो भी इतने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो भी आपका 125-150 शब्द में आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इन पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सोचिए कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आप ऑप्शनल के पेपर को तैयार कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन वाज द डेवलप्ड सिविलाइजेशन, विकसित सभ्यता थी कैसे, इन पॉइंट्स के बिहाफ पर। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास कहां और कैसे हुआ, कब हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखें तो हड़प्पा सभ्यता एशिया अफ्रीका की अन्य सभ्यताओं के समकालीन ही विकसित हुई थी। जैसे नील नदी घाटी की सभ्यता, जिसमें मिस्र की फराओ सभ्यता कहते हैं, जिन्होंने पिरामिडों का निर्माण करवाया। दजला फरात की सुमेर सभ्यता, जो कि आज के ईरान की है, जिसे हम मेसोपोटामिया भी कहते हैं, सुमेर सभ्यता इराक की, वहां से भी वहां की सभ्यता है। एक ह्वांगहो है चाइना वगैरह की, ह्वांगहो वहां की नदियों के, इनकी नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता है। लेकिन इसमें जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसकी मिस्र की और सुमेर की सभ्यताओं के साथ इसके व्यापारिक संबंध हैं। ये कैसे हैं? क्योंकि वहां का कुछ सामान हमारे यहां और हमारा कुछ सामान वहां पर प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि हमारे उनके बीच में एक व्यापारिक संबंध थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं परिवेश। तो ये तो था आपका अभी तक का इंट्रोडक्शन, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन, हमने जो बात की थी वो था। अब बात करते हैं कि परिवेश कैसा है वहां का, जिसकी परिवेश की वजह से यहां की सभ्यता का विकास हुआ। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण। पहली बात तो यह है कि यह सभ्यता जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र उस समय काफी, यहां की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो काफी नम और आर्द्र थी, यानी कि थोड़ी उमस थी, नमी थी, पानी की व्यवस्था थी, अच्छी बारिश होती थी। अच्छी बारिश होती है, सारी चीजें हैं, नदियों का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पे जमीन कैसी होगी? उपजाऊ। जब पानी होगा, बारिश होगी तो उपजाऊपन भी होगा, उपजाऊ होगा तो जमीन अच्छी होगी, और जमीन अच्छी होने से क्या होगा? यहां की जो फसल होगी वो अधिशेष उत्पादन के लिए उपयोग होगी, यानी कि हमारी जरूरत से ज्यादा वहां पर उत्पादन हो जाता है। बड़े बड़े जंगल काट करके हमने क्या किया? खेती के मैदान बना लिए, और वहां से जब हमने खेती करना शुरू किया तो हमें क्या मिला? हमें जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, खासकर गेहूं और जौ। और इस अधिशेष उत्पादन का हमने नगरों में क्या किया? निर्यात किया, जिसे हम नगरों में आपूर्ति कहते हैं, नगरों की जरूरतों को पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नगर और उसके चारों तरफ गांवों का विकास, वहां से गांव से नगर की जरूरतें पूरी होती हैं और नगर से गांव की जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है? दूसरा, यहां के जंगल, जंगल से हमें लकड़ी प्राप्त हुई, जिससे ईंट के भट्टे बनाए गए, भट्टों के लिए लकड़ी मिल प्राप्त हुई, और भट्टों के लिए लकड़ी प्राप्त हुई तो ईंटें बनी, पकी ईंटें। इसी लकड़ी से नाव और जहाज बनी, जिससे यातायात के साधन तैयार हुए।
इसी से हमें लकड़ी से मकान के दरवाजे मिले, जिससे हमें सुरक्षा प्राप्त हुई। इसी क्षेत्र में वन्यजीव संसाधन भी खूब थे, हाथी, बाघ, गैंडा, जिनमें से बहुत सारे जानवरों को पालतू बना करके उनका उपयोग हम यातायात और अन्य संसाधनों के लिए करते थे, या शिकार करके उनकी खाल और उनकी तमाम तरह की हड्डियां, तमाम तरह की चीजों का हम निर्यात करते थे। और एक चीज और थी, यह क्षेत्र नदियों से प्रभावित था, नदियों से भरा हुआ है। देखिए, अब अच्छे जानते हैं पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र तो वैसे ही है, फिर सिंधु नदी घाटी है, अफगानिस्तान से आने वाली, सिंधु में मिलने वाली कई सारी नदियां हैं, जैसे गोमल नदी है, ठीक है ना, काबुल नदी है, और कई सारी नदियां हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 8-10 बड़ी नदियों का क्षेत्र है। इससे क्या हुआ, उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हुई और यातायात के साधन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नगर सभ्यता के विकसित होने के लिए जो चीज जरूरी है, वो सारी चीजें यहां पर मौजूद थी। क्लियर। अब यहीं पर एक सी लाइन में समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास एक नगरीय सभ्यता के रूप में कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो एक प्राकृतिक कारक ये जिम्मेदार है, नेचुरल एनवायरमेंट वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर है। अगला, नगर। नगर में नगरवासी हैं, नगरवासी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नगर में कभी भी कृषि नहीं होती, हम अच्छे से जानते हैं, वो गांव से ही उसकी सप्लाई होती है। लेकिन नगर में शिल्प और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, इसको बढ़ावा मिलता है, इसी का डेवलपमेंट होता है, आज भी होता है। यहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता है, विशेषकर मन के कपड़े, आभूषण, इनका उत्पादन होता था नगर में, शहरों में। क्लियर है। तो गांव की कंडीशन क्या थी, नगर कंडीशन ये थी। अब बात आती है नगर और भवन कैसे थे। तो नगर और भवन की देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो है 2 भागों में विभाजित है, ए और बी। ऊपरी भाग जो है ये दुर्ग है, जिसे हम कहते हैं गढ़ या दुर्ग कहते हैं, और निचला भाग जो है उसे नगर कहते हैं। दुर्ग या गढ़ जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो विशेष उच्च वर्ग के लिए है, उच्च वर्ग के रहने का निवास स्थान है, क्योंकि यहां पर सार्वजनिक भवन है, धान्य कोठार हैं, यानी कि ग्रेनरी स्टोर्स हैं, ग्रेनरी कहते हैं, सभा भवन है, असेंबली हॉल, रिलीजियस प्लेस है, यहां पर सारी चीजें हैं। और जो नगर है, निचला जो शहर है, ये आपका आम लोगों के लिए है, यहां आम लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दुर्ग में धान्यागार है, जिसमें अनाज का संरक्षण होता है आपातकाल में और व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हीं के नजदीक भट्टे और भट्टियां पाई गई हैं, जिनमें तांबे, शीशे, कांसा, टिन जैसी धातुओं को गला करके उनके औजार बनाए जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मोहनजोदड़ो का दुर्ग। वहां पर एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि वहां शासक का निवास स्थान होगा। एक सभा भवन मिला है, असेंबली हॉल, और एक महास्नानागार, द ग्रेट बाथ। उस समय का आश्चर्य माना जाता है इसको, ठीक है ना, आश्चर्य, द वंडर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, महास्नानागार। ऐसी सभ्यता, ऐसी बिल्डिंग उस समय की तत्कालीन सभ्यताओं में नहीं थी। क्लियर है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, महास्नानागार और सभा भवन। अब बात आती है कि ये जो नगर है, अब मकान कैसे हैं, इसको देख लीजिए। मकान जो है मोहनजोदड़ो, इसका एक आदर्श उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये आदर्श नगर के तौर पर इसको देखा गया और विकसित किया गया। तो देखिए, ये एक प्रायोजित या नियोजित नगर है, प्लान्ड सिटी है, जहां पर चारों तरफ से इसको बनाया गया है। ये मुख्य क्या है, सड़क है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है ना, राइट एंगल पर मुख्य सड़क है। क्लियर। और जो इसके बराबर में यह गलियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा, गलियां हैं ये। कोई भी मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, इस मेन रोड पर नहीं खुलेगा, गलियों में खुलेगा। जैसे ये मैंने बनाए हैं, ये गलियों में खुलने वाले मकान हैं, और ये मकान सभी पक्की ईंटों से बने हुए हैं। इन मकानों की जो दीवार है प्लस्तर युक्त है, ठीक है ना, इनमें लकड़ी के दरवाजे हैं, इनमें रसोई है, धान्य कोठार है, स्नानागार है यानी बाथरूम है, इनमें पानी निकासी के लिए नाली है जिसे मोरी कहते हैं, इनमें आंगन और कुआं भी है। और ये नाली और मोरी मुख्य सड़क की जो नाली है उससे जुड़ी हुई है, यानी कि यहां से निकलती है मोरी, सड़क पर आती है, सड़क से मुख्य सड़क पर इस जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैन होल है, उससे जाकर के जुड़ जाती है, और ये पानी
शहर से बाहर गंदा पानी निकल जाता है। और ये सारा का सारा जो सीवर सिस्टम है, ये सब कैसा है, ढका हुआ, कवर्ड। यानी कि कह सकते हैं कि यहां का जो कहा जाए कि जल निकास प्रणाली अपने आप में एक बेहतरीन सिस्टम है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। यह भी एक आश्चर्य माना जाता है, और यह केवल केवल सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। किसे मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में, कहीं और नहीं है। तो यह है इसके नगर और मकान की व्यवस्था, किस तरीके से ये साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। नाली है, मोरी है, सब कुछ पक्की है, ढकी हुई है, ठीक है ना। यानी कि बीमारियों से बचने करने के लिए एक तरीके स्वास्थ्यगत उन्होंने वातावरण तैयार किया हुआ है, ठीक। अब इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि मकान जो हैं वो सब एक जैसे नहीं है। मकान का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो उसके आधार पर हम मकान का जो वर्गीकरण है उसको हम देख सकते हैं, सामाजिक वर्गीकरण। जो दुर्ग में मकान मिले हैं वो शासक वर्ग के हैं, ठीक। कुछ मकान जो हैं धनी व्यापारियों के हैं, किसके हैं, धनी व्यापारी वर्ग के हैं, जो थोड़े से नगर में मिले हैं। और कुछ गरीब मजदूर वर्ग के भी मकान मिले हैं, छोटे छोटे। यानी कि नगर में दो तरह के मकान हैं, धनी व्यापारी वर्ग के और गरीब मजदूर वर्ग के, जबकि शासक वर्ग के जो मकान हैं वो दुर्ग में हैं। क्लियर, इसको ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त गांव में किसान और पशुचारक रहते हैं, वो भी हैं, वो गांव की व्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला है जनजीवन, वहां का जनजीवन कैसा है। तो जनजीवन देखें तो भोजन, वो लोग गेहूं और जौ की रोटियां खाते हैं जो चक्की में आटा पीटा या पीसा जाता है, यानी कि वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। फल खाते हैं, अनार और केले की हमें एविडेंस मिले हैं। मांस मछली खाते हैं, ये इसके भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। क्लियर है। अगला है आपका वस्त्र, वो कपड़े कैसे पहनते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कपास इस पीरियड में उत्पादन शुरू हो चुका था, इसी को हम क्या कहते हैं, सूती कपड़ा। सूती कपड़े से वो वस्त्र बनाने लगे थे, क्योंकि यहां से हमें बहुत सारे तकुए यानी टकली टाइप की मिली हैं, इस तरह की, जिनमें वो धागे से स्त्रियां सूत काटती हैं और उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। स्त्रियां घाघरे पहनती हैं और पुरुष चादर ओढ़ करके रहना पसंद करता है, नीचे लुंगी टाइप की बांधी और जरूरत पड़ी तो ऊपर चादर ओढ़ ली। स्त्रियां घाघरा पहनती हैं और चोली पहनती हैं, ये उसके एविडेंस भी मिले हैं। यहां पर कभी कभी ऊन का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि ऊन के भी एविडेंस मिले हैं। क्लियर। स्त्री पुरुष आभूषण के शौकीन हैं, यानी कि मेकअप करना पसंद करते हैं। पुरुष ताबीज पहनते हैं, स्त्रियां कंगन और हार पहनती हैं। और ये जो आभूषण हैं ये सीप यानी कि ओस्टर और सोने चांदी के बने हुए हैं, इसको ध्यान रखना। आभूषण, मनके के भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, मनके, ठीक। अगला है मनोरंजन और खिलौने, क्या क्या मनोरंजन के साधन क्या है। यहां पर बच्चों के खिलौने बहुत सारे मिले हैं, मिट्टी की गाड़ियां मिली हैं जैसे बैलगाड़ी की तरह जैसे हैं। पशु पक्षी खिलौने मिले हैं, बहुत सारे झुंझुने मिले हैं। लड़कियों के लिए यहां पर गुड़ियां मिली हैं। बड़े आदमी जुए खेलते थे, शतरंज के भी एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब यहां पर शतरंज की शुरुआत हो चुकी थी, जुआ की शुरुआत हो चुकी थी, लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी और बच्चों के खिलौने तो हमको मिले ही मिले हैं। ठीक है, ये इनके मनोरंजन के साधन है। अब आती है इनके वस्त्र व्यवसाय और इन सब चीजों का व्यवसाय क्या क्या है। तो देखिए, यहां का जो मुख्य व्यवसाय था वो था वस्त्र उद्योग। यह रुई और ऊन की कताई बुनाई जानते थे और इनसे कपड़े बुना करके विदेश व्यापार करते थे, खासकर फारस और सुमेर में। फारस के शहरों में और सुमेर में इसके एविडेंस मिले, वहां पर ये लोग बेचते हैं। दूसरा है कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है रंगीन गेरू से और उस पर काले रंग के डिजाइन बनाता है, ठीक है ना। इसी हम कहते हैं ब्लैक ऑन रेड, यानी कि ये मटका बनाया और मटका बना करके इस पर ये डिजाइन बनाई काले रंग से, उसको डिजाइन करते हैं, जिनमें ज्यामिति, पेड़ पत्ते, पशु पक्षी की आकृतियां बनाई जाती थी, ठीक है ना। अगले मणिक, मानिक और मनके हैं। मणिक हैं, मनके हैं, इनकी फैक्ट्रियां मिली हैं। मिट्टी, लुगदी, शंख, हाथी दांत के बने हुए। इनमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ध्यान रखना, आपके मिट्टी यानी कि मिट्टी भी सिंपल मिट्टी नहीं है, बल्कि कौन सी है, ब्रह्म मूर्ति वाली मिट्टी है, जिसमें हमें क्या मिले हैं, बहुत सारे मनके मिले हैं। मनके ये सारे इनसे बनाए जाते थे, हाथी दांत से।
इसी काल में धातुओं का भी व्यवसाय होता था, जिनमें तांबे और कांसे के औजार बनाए जाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, उस्तरे, बर्तन। ये सब आपके उस औजार वगैरह ये सब बनाए जाते थे। लेकिन ध्यान रखना, सेना के औजार नहीं मिले हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं, भाले, चाकू, तीर के फाल, कुछ जरूरत के सामान हैं, बड़े लेवल पर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीरियड में बड़े बड़े हथियार नहीं मिले। इसका मतलब है कि इस काल के लोग हिंसा यानी कि युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि व्यापार में विश्वास करते थे। और आज भी नगर व्यवस्था का और व्यापारिक समुदाय का एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार को बढ़ावा देना, बजाय किस चीज के, संघर्ष के। ठीक है ना। इसी काल में कुछ मोहरें मिली हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, मिट्टी और पत्थर की आयताकार, ठीक है ना, जिन पर सांड या वृक्ष के चिन्ह की आकृतियां खुदी हुई हैं, और इनका उपयोग व्यापारिक समुदाय ठप्पा लगाने के लिए करते हैं अपने माल पर। यानी कि देखा जाए तो इसमें तो एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है मिट्टी और पत्थर का, लेकिन देखा जाए तो ये जो मिला है, जो मोहरें हैं, ये सेल खड़ी की हैं। ये एक तरीके से पत्थर है, सेल खड़ी, स्टेटाइट, ये पत्थर का ही रूप है। ये बिल्कुल संगमरमर की तरह होता है, लेकिन सॉफ्ट होता है, जिससे हम लोग किसी भी जगह पर, खुरदुरी जगह पर चला सकते हैं। पहले चौक की जगह पर यही काम करता था, सिर खड़ी वाली। ठीक है, ध्यान रखना, इसी से आपके लिखने करने का काम होता था, इसी से सेल खड़ी से मोहरें बनाई जाती थी। क्लियर, आसानी से इसको घिसा जा सकता है, आराम से इसको बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला है व्यापार। व्यापार मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था कि घरेलू व्यापार था, विदेश व्यापार भी बहुत बड़ा था, जिनमें सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों से इनके व्यापारिक संबंध थे। मोहनजोदड़ो की मोहरें इराक के स्थल यानी कि जो हम मेसोपोटामिया कहते हैं, जहां पर सुमेर सभ्यता थी, वहां से मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, जहां पर जहाजों को खड़ा किया जाता है, पानी के जहाजों को। इसका मतलब क्या है कि लोथल गुजरात में भी समुद्र तट के किनारे पर है, वहां से क्या किया जाता है, गोदीबाड़ा, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, इसका मतलब विदेश व्यापार किया जाता था। यहां पर आपके बांट माप तौल भी मिले हैं, बांट माप भी मिले हैं, जिनमें सभी शहरों से एक जैसे इनकी मानक हैं। कैसे हैं मानक, एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और इनके संबंध उत्तरी अफगानिस्तान से भी थे, यानी कि ईरान और उनसे नहीं थे, उत्तरी अफगानिस्तान से भी थे, जहां से लाजमर्द मणि आयात की जाती थी। लाजमर्द मणि, जिसे हम लैपिस लैजुली भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो लैपिस लैजुली। लैपिस लाजुली भी कहते हैं। क्लियर, चलिए अगला है धर्म। मुझे लगता है इसमें कुछ इशू हो गया है लिखने में, मैं चलिए आपको समझाता चलता हूं। अगला है धर्म। धर्म देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की कोई धार्मिक पुस्तक नहीं मिली है, केवल अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यहां से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यहां पर धर्म का विकास हो चुका था। जैसे मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं बहुत सारी, ठीक, जिससे मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा की जाती है। पुरुष देवता की मूर्तियां मिली हैं जो योग करते हुए दिखाई गए हैं, जिसे हम आदि शिव कहते हैं, आदि शिव। पीपल वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहरों पर सांड के चिन्ह मिले, जिसे पवित्र पशु माना जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मृतकों को जमीन में गाड़ा जाता था, समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसके साथ में उपयोगी सामान रख दिया जाता था। यानी कि यह परंपरा पहले से चली आ रही थी, ठीक है ना। यह परंपरा जो है पहले से चली आ रही थी, इसका मतलब यह इहलोक परलोक में विश्वास करते थे, ठीक, इसको ध्यान रखना। अब जो अगला टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब बात है, एक समय तक यह सभ्यता रही, लगभग 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता रही थी, 1000 साल तक। लेकिन 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हो गया, लेकिन यह सभ्यता उससे पहले ही पतन हो चुकी थी। यानी आर्यों के आने से पहले यह सभ्यता पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन खत्म हो रही थी। इसके पीछे कई सारे कारक हैं, संभावित कारक, जो कि इतिहासकारों बताए हैं। बाढ़ों का आना, महामारी फैलना, जलवायु परिवर्तन और बाह्य आक्रमण, जो कि आर्यों का हुआ था। इन सभी कारणों ने मिल करके
इस सभ्यता को पतनशील सभ्यता में परिवर्तित कर दिया और इनकी जगह पर एक नई वैदिक परंपरा की शुरुआत हुई। यानी कि एक नई परंपरा की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता का पतन और उसकी जगह पर एक नई वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जो आर्यंस यहां पर आए। और यह भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह यह सभ्यता पतनशील हो गई थी, बल्कि हम कहेंगे कि यह सभ्यता पतनशील ना होकर के बल्कि ग्रामीण शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि इसके कुछ जो तत्व हैं वो आगे भी निरंतर चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। जैसे हम देखें शिव की पूजा, माता देवी की पूजा, वृक्ष की पूजा, नाग देवता की पूजा, ऐसे बहुत सारी चीजें आज भी चल रही हैं। यानी कि निरंतरता बनी हुई है, यानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी निरंतरता मौजूद थी। क्लियर? तो दोस्तों, आज ये हमारा लेक्चर आपका इस चैप्टर पर रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से आप उपयोग कर पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। इसमें केवल आप ध्यान रखिएगा, केवल आपके जनरल स्टडी वाले ही नहीं, बल्कि जिनका ऑप्शनल है, जो एडवांस लेवल पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, और जो बिगिनर हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक? और ये एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि मैं साधारण तरीके से नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को ध्यान में रखकर करा रहा हूं, जिससे कि आपका बेस बहुत मजबूत हो सके। ठीक? चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एनसीईआरटी क्लास का लाभ उठाएंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से आपके साथ काम कर सकें। चलिए, मैं मनोज कुमार आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।